स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल का नाम पैशन क्रिकेटर। मैं हूं आपका दोस्त और धर्मेंद्र। दोस्तों बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेले गए वर्ल्ड कप में बहुत ही रोमांचक मैच के बारे में, और जो पिछले 20 सालों का मेथड था, जो पिछले 20 सालों से सूखा था भारतीय और न्यूजीलैंड टीम के बीच, उसको किस तरीके से भारतीय टीम ने तोड़ा है। ये सारी कहानियां और क्या दिलचस्प रहा विराट कोहली की बल्लेबाजी, कहाँ चूक हुई रोहित शर्मा से, और अब तक के जो भारतीय टीम के प्लेयर्स जो ये कहे जा रहे थे कि टीम कैप्टनसी रोहित शर्मा इज अवेसम, वो सारी चीजें एक मैच में एक पार्टनरशिप के बीच कांच की तरह टूट गई। सभी चीजों पर चर्चा करूंगा, किसकी कप्तानी कितनी ढीली रही, किसकी कप्तानी कितनी मजबूत रही, और किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया इस वर्ल्ड कप के इस मैच में, क्या खास बातें रही, वो सब चर्चा का विषय रहेंगे। किस तरीके से भारतीय टीम ने हैंडल किया, और मोहम्मद शामी का वो तूफान जिसने सबको ही निस्तनाबूद कर दिया, इस पूरे विषय पर चर्चा होगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे YouTube चैनल, और नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं वीडियो में। दोस्तों इंडियन टीम ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत में मोहम्मद सिराज, देखिए मैं अपनी पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों से इस चीज की चर्चा की थी कि मोहम्मद सिराज जिनको अब तक एक मौका, जो एक बेस्ट परफॉर्मर की तलाश है, जो एक अपनी एक बेस्ट स्पेल की तलाश वो नहीं मिल पा रही, लेकिन कल शुरुआत के ही और दूसरे ओवर में उन्होंने जिस तरीके से कॉर्नर का विकेट निकाला और जिस तरीके के कैच आपका अय्यर ने किया, दैट वाज फिनोमिनल। वहां से भारतीय टीम आई थिंक मजबूत पकड़ बनाई, ऐसा हम सबको लग रहा था। जी हाँ बिल्कुल। उसके बाद से सेकंड ओपनर यंग, जिसकी विकेट भी भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी ने निकाल दी, और उसके बाद से जो हुआ, शायद उसकी कल्पना ना आपने की थी ना मैंने की थी, बट मुझे कहीं ना कहीं इस चीज का अंदेशा था कि शायद ये टीम, शायद ये प्लेयर कुछ हद तक डिफाइंडेबल रोल कर सकते हैं, और जी ऐसे ही हुआ। मिचेल, डैरी मिचेल और रचिन रविंद्रा, अगर मुझे खास बात पता चली रचिन रविंद्रा के बारे में कि जो इनका नाम है रचिन, वो तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के नाम को जोड़ के इनके माता पिता ने रखा। दैट्स ये कहते हैं एक आई थिंक, और देखिए कि दो बड़े प्लेयरों को नाम जोड़ के जिस तरीके से इनके नाम को रचा गया है, मैं ये कहूँगा रचिन का नाम जो रचा गया है, और इस वर्ल्ड कप में जिस तरीके से इनकी भूमिका रही है, दैट शो की नाम को यथार्थ किया, कृतार्थ किया इन्होंने, और एक बेहतरीन पारी खेली इन्होंने जिसकी शायद न्यूजीलैंड टीम को बहुत जरूरत थी। 2003 से लेकर अब तक विश्व कप में एक बार भारतीय टीम न्यूजीलैंड से नहीं जीती है, और ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ बदनुमा दाग की तरह था कि जिस तरह पाकिस्तान टीम एक बार वर्ल्ड कप में भारतीय टीम से नहीं जीती, कुछ इसी तरीके का धारणा और खेल चल रहा था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में। और इन दोनों पारियों में इन दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरीके से अपनी बल्लेबाजी की, जिस तरीके संयम से, मैंने कल एक मिचेल को जिस तरीके से खेलते देखा, मुझे पता है कि मिचेल खेलते हैं 35 से 40 रन का स्कोर है, वो एक हार्ड हिटर है, अमूमन वो 40-45 का स्कोर करते हैं, कई मौकों पे 50 प्लस करते हैं, इतना लंबा पारी और एक कंक्रीट सीमेंट की तरह बल्लेबाजी करना, दैट वाज नेवर एक्सपेक्टेड बाय हिम। उनकी तरफ से इस तरीके के रोल, इस तरह की बल्लेबाजी की शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। हमें पता है वो शुरुआती स्टेज में 30-35 रन, उसके बाद से वो एक एग्रेसिव मूड पे ऑन कर लेते, वहाँ बहुत चांसेस होते हैं कि विकेट निकलने के। कल जिस तरीके से उन्होंने खेला हर एक गेंदबाज को, और एक चीज कुलदीप को जिस तरीके से उन्होंने, मैं कहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने कुलदीप का एक रोल खत्म किया, वो एक काबिल तारीफ था। कुलदीप का कल स्पिन खत्म हो गई थी, कुलदीप की कल वो जो स्लो ट्रेजेक्टरी बॉलिंग थी जिसको उन्होंने पिछले 6 महीने में ईजाद किया था, वो खत्म कर दी थी बिल्कुल पूरी। तो कुलदीप अपने पुराने रोल में आ चुके थे, वो स्पीड और कई मौकों पे देखा गया कि सीम अप गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ये एक भय वाली स्थिति है कितने बड़े मैच में जब आपके सामने से पिटाई हो रही है और वो भी आपके सिर के ऊपर चढ़ के, ये चीजें होनी लाजमी है। और जो अब तक की पिछले में कई मैचों में, एक बार अभी हार्दिक पांड्या का एक स्टेटमेंट था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के खिलाफ की, भाई how about Rohit's captaincy, and he said that excellent, just conversation every player, and we have 3-4 teammates, and that was his superb, he listened everyone। पर कल वो सारी बातें जो ऑफ द फील्ड नजर आ रही थी, ऑन द फील्ड नजर नहीं आई। जब पारी मिचेल और रविंद्रा की चल रही थी, जिस तरीके से चल रही थी, और रोहित की झुंझलाहट हर एक ओवर में दिख रही थी, बाउंड्रीज पे फील्डिंग ड्रॉप्स हो रही थी, चाहे रन मैं मानता हूँ ये चीजें हर किसी के साथ होती हैं, और ऐसा लाजमी भी है कि एक जो आपके खिलाड़ी ने अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन दे चुके हैं, और नाव स्थिति में
कहीं न कहीं रविंद्रा और मिचेल की पार्टनरशिप इतनी बेहतरीन नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उतने टॉप परफॉर्मर नहीं गिने जाते वर्ल्ड लेवल पर। उसके बाद से जिस तरीके से उन्होंने पार्टनरशिप करी, जिस तरीके से खेला, वो कहीं न कहीं शो ऑफ करता है कि एक कप्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो पाता है कि आपके पास वर्ल्ड क्लास बॉलर होने के बावजूद भी आप इस तरीके से आपकी गेंदबाजी परफॉर्म कर रही हो, और लाचार से नज़र आया उस मौके पे बहुत हद तक। लेकिन कमबैक कराया उस थंडरस्टॉर्म में, कमबैक कराया उस गेंदबाज ने जिसको अब तक बेंच स्ट्रेंथ पे सिर्फ इसलिए रखा गया था कि आई थिंक आपका जगह नहीं बनती टीम के अंदर, क्योंकि अभी से। और ये देखिए, इस समय पिछले 3 से 4 महीने, ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा, पिछले 3 से 4 महीने जिस तरीके से भारतीय टीम की बॉलिंग स्ट्रेंथ है और जो बेंच स्ट्रेंथ तैयार की गई है ना, वो कहीं न कहीं मैचअप होती है ऑस्ट्रेलियन हलफिलहाल का नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा आज 5 से 7 साल पहले जो ऑस्ट्रेलियन टीम का एक ऑरा था कि आप अगर बेंच स्ट्रेंथ पे बढ़िया से बढ़िया प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, चाहे मैकग्रा हो, तो मैंने मैकग्रा को भी इंजरीज की वजह से बाहर बैठे हुए देखा है, और उसके बाद से कमबैक करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो आपकी जगह रिप्लेसमेंट टीम के अंदर आई है ना, वो इतना बेहतर परफॉर्म करती है कि डजंट मैटर हु आर यू इन द बेंच स्ट्रेंथ, कि आप कौन हैं, कितने बड़े प्लेयर हैं, मायने नहीं रखता। जब तक वो नया खिलाड़ी खराब परफॉर्मेंस नहीं करेगा, आपको अंदर आने की जगह नहीं मिलेगी। और ऐसे ही मोहम्मद शमी, वन ऑफ द बेस्ट एवरग्रीन में तेज गेंदबाज कहूँगा, और हमेशा से शुरुआती स्पेल में अपनी गेंदबाजी से विकेट निकालना, मध्य क्रम में उसके बाद से एंड ऑफ द डे जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, और उसके बावजूद इतने बढ़िया गेंदबाज होने के बावजूद उनको बेंच स्ट्रेंथ पर रखा गया। दैट मीन्स की समथिंग जो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 है उसमें कुछ तो मादा है, जिसकी वजह से मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज को बाहर बैठना पड़ा। और ये दर्शाता है कि नाम बड़ा नहीं है, खिलाड़ी का परफॉर्मेंस बड़ा है। और कल उसने शो किया कि एक मौका, अब इस बात में क्या था, शमी सिर्फ एक मौके की दरकार है, वो सब कुछ विपक्षी टीम को बर्बाद करके रख देंगे। कुछ ऐसा ही किया, बैक टू बैक विकेट निकाली उन्होंने जिस तरीके से, दैट वाज ऑसम। और जो एक स्कोर लग रहा था कि कहीं न कहीं 300 ईज़िली लग रहा था, और 300 प्लस होता तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होती। लेकिन जब विकेट गिरने चालू हुई, जब रविंद्र और मिचेल की जोड़ी ब्रेक थ्रू हुई, वहाँ लैथम आया और लैथम को कुलदीप यादव ने विकेट निकाला। उसके बाद से ग्लेन फिलिप की विकेट, कुलदीप यादव जो पिटाई हो रही थी बहुत अच्छी तरीके से, और 2 विकेट उनकी जो उन्होंने निकाली। पहले लैथम की जो अलविदा थोड़ा-सा मिस कर गया, उसके बाद से आपका ग्लेन फिलिप्स की, और फिर वो खेल शुरू हुआ। देखिए 35 से 40 ओवर में जब वो पार्टनरशिप ब्रेक होती है ना, तो वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये डिसाइडेबल करना कि whether I go through for all out attack, or I need to some time to spend the pitch and just ऑब्जर्व द बिहेविंग द पिच ना। और नए बल्लेबाज अगर वहाँ पर आ रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा कि जो टिका हुआ बल्लेबाज है वो उसको क्या इंस्ट्रक्शन दे। तो ये कोई ऐसा फेस है जहाँ पर विकेट्स निकलते हैं तो बहुत क्रूशियल पॉइंट होता है, और ऑन द फील्ड क्विक डिसीजन लेना। और ऐसे ही कुछ हुआ, आपका मिचेल वहाँ पर आई थिंक मैं कहूँगा शेल में चले गए, जकड़ गए पूरी तरीके से, ना वो स्ट्रोक्स मेकिंग कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, वो अपने उस वर्ल्ड कप के पहले शतक के पायदान पे, आखिरी पायदान पे खड़े थे, जहाँ उन्हें शतक की भी जरूरत थी और ऑलमोस्ट होना चाहिए। आपने इतनी बढ़िया मेहनत की, लेकिन उसके बाद से भारतीय टीम की जो गेंदबाजी रही थी, शामी ने जहाँ से ब्रेक थ्रू दिलाना शुरू किया, उसके बाद से चाहे बुमराह थे, हर एक गेंदबाज में सिराज ने, वहाँ से जो स्कोर 300-320 के आसपास लग रहा था, आई थिंक वो समेट के रख दिया बिल्कुल 273। वो लास्ट ओवर अगर नहीं हिट हुआ होता, आई थिंक वो 273 का भी टारगेट बड़ा टफ लग रहा था, क्योंकि लास्ट ओवर में आपका मिचेल ने 2 बाउंड्रीज निकाल दी थी, अदरवाइज नहीं तो ये स्कोर भी मुश्किल लग रहा था। 250 और 60 के बीच में खत्म होता नजर आ रहा था। अगर भारतीय टीम की गेंदबाजी की बात करें तो कुलदीप लास्ट में कवर अप किया, मोहम्मद शामी एक्सेप्शनल रहे, एक लौते गेंदबाज कहूँगा मैं जो न्यूजीलैंड टीम को भारी पड़े। और न्यूजीलैंड टीम की पूरी जो ये कहानी जो घटित हुई है उसमें मोहम्मद शामी का बहुत शानदार रोल रहा। भारतीय टीम की बल्लेबाजी, रोहित, विराट, शुभमन ऑल दे आर इन द फॉर्म। उसके बाद से छोटी-छोटी बड़ी मजबूत पारियां खेल रहे हैं। केएल राहुल ने इस वर्ल्ड कप में 2-3 मैचों में काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है। तो उम्मीद ये थी कि स्कोर जिस तरीके से देख के लगा कि इजी होगा, और रोहित और शुभमन ने पहली बार, रोहित ने अपने खेलने के अंदाज को, अपने शैली को, ढंग को पूरी तरह से बदल के रख दिया। वो ऑल आउट अटैक के लिए नहीं गए और शुरुआत में वॉचफुल रहे, और उसका फायदा मिला 46 रन की एक पारी के लिए। लेकिन लकी फर्गूसन की वो अंदर आती गेंद, जहां से वो रोहित थोड़ा सा चूक कर गए और वो उनकी विकेट उस जगह। और बैक टू बैक विकेट फर्गूसन ने लिए, बैक टू बैक विकेट निकाली शुभमन और उसके बाद रोहित, दोनों विकेट। लेकिन विराट जो इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ
48वां शतक बना चुके थे और ये 49वें शतक के लिए। और विराट ने इस वर्ल्ड कप और इस वर्ल्ड कप से थोड़ा सा पहले एशिया कप के दौरान अपनी पूरी शैली बदली और आई थिंक रीडेवलप हुए, एक शब्द रीडेवलप हुए, पूरी तरीके से अपने आप को आई थिंक अगले 2-3 सालों के लिए रीडेवलपमेंट कराई उन्होंने। जिस तरीके से उनकी बल्लेबाजी देख के लगता है और इस खिलाड़ी ने उनका साथ दिया विराट कोहली का, छोटे-छोटे पैचेस में साथ जरूर मिले। श्रेयस अय्यर ने 33 रन बनाए, के राहुल ने 27 और विराट एक एंड से पारी को आगे बढ़ाते रहे। 95 के स्कोर पर अनलकी रहे जो मैट हेनरी की गेंदबाजी पर आउट हुए। जब तक वो उस पायदान में उस मुकाम पर पहुंचा चुके थे, भारतीय टीम के लिए जीत उतनी मुश्किल नहीं लग रही थी। और न्यूजीलैंड टीम की तरफ से कहूँ, लाथम की कप्तानी थोड़ी बहुत मुझे हेजिटेशन, यहाँ केन विलियमसन की कमी बहुत ज्यादा खली। शायद इस मौके पर प्रेशर सिचुएशन पे एक मजा हुआ कप्तान ज्यादा इफेक्टिव रहता है। गेंदबाजी में ट्रेंट बोल्ट की खासियत रही, शुरुआती ओवर में और वो विकेट दिला पाते हैं तो बहुत खतरनाक, अदरवाइज वो 10 ओवर का कोटा ही खत्म कर पाते। मैट हेनरी भी इस मैच में वो अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को नहीं दोहरा पाया। लकी फर्गूसन पिछले 3 मैचों से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं और ये बेहतरीन परफॉर्मेंस उनके लिए भी अच्छा है कि लगातार 3 मैचों में काफी शानदार उन्होंने गेंदबाजी की है। मिशेल सैंटनर और कुल मिला के न्यूजीलैंड की गेंदबाजी उस पकड़ को नहीं बनाई जिसकी जरूरत शायद इस 273 रन के लक्ष्य को रोकने के लिए उनकी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कप्तानी भी कुछ लचर नहीं नजर आई थी, दिखी पार्टनरशिप भारतीय टीम की बनती नजर आई। और विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस थी वहाँ शायद गेंदबाज भी थोड़ा सा हताश होने लगे कि पार्टनरशिप बढ़िया बन रही थी। कुल मिलाकर भारतीय टीम 5 मैचों में 5 जीत के साथ टॉप पर आ चुकी है। और देखना बड़ा दिलचस्प है किस तरीके से आगे आने वाले मैच में भारतीय टीम का परफॉर्मेंस रहता है। हार्दिक पांड्या की क्या सिचुएशन है, क्या वो कमबैक करते हैं, और हार्दिक पांड्या कमबैक कर रहे हैं तो किसको बाहर बिठाया जाएगा। इस समय पेच बहुत मुश्किल तरह से फंसा हुआ है। मोहम्मद शामी ने अपने धमाकेदार प्रदर्शन से ये साबित कर दिया कि मुझे बाहर बिठाना भारतीय टीम के लिए इतना बेहतरीन नहीं हो पाएगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि अब टीम मैनेजमेंट राहुल द्रविड़ विद आपका रोहित शर्मा क्या फैसला लेते हैं। तो दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा जो कमेंट करके बताएगा। कमेंट करने के कमेंट सेक्शन या सोशल साइट पे भी जा सकते हैं जिसके लिंक आपको वीडियो पे चलते हुए दिखा देंगे। तो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।